जीवन देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 17 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक चला है, सन 1885 से 1918 तक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो क्या थी, एक इतिहास में हमारी महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन इसकी स्थापना एक अथवा दो वर्ष में नहीं हो गई, वरन इसके पीछे एक दीर्घ और चिंतनशील इतिहास था। भारत के भिन्न भिन्न भागों में स्थानीय व प्रांतीय स्तर पर विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान रखकर कई राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं स्थापित हुई थीं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, है ना। फिर 1852 ईस्वी में बम्बई में हुई थी बम्बई एसोसिएशन की स्थापना। फिर 1852 ईस्वी में ही मद्रास में हुई थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इन सभी एसोसिएशनों के सदस्य अधिकतर भारतीय समाज के उच्च वर्गों के लोग थे। ये एसोसिएशन मुख्यतः अपने अपने प्रांत में काम करती थी। बाद में ऐसे कई संगठन बने जो इन एसोसिएशनों की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे कुछ संगठन थे। 1870 ईस्वी इसमें कौन था, पुणे सार्वजनिक सभा। फिर 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिर देखिए 1884 ईस्वी में मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हुई और 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। एक लंबे समय से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारतीय अभिमत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे। वे पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने दिसंबर 1883 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्र किया। उन्होंने दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में एक और राष्ट्रीय सम्मेलन बुलवाया। उसी बीच कुछ अन्य नेताओं ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन दिसंबर 1885 ईस्वी में बुलाया। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का बम्बई में 1885 ईस्वी में 28 से 30 दिसंबर तक एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस की स्थापना में एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश भर के प्रसिद्ध नेताओं से संपर्क स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्त किया। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अनेक महत्वपूर्ण नेता सम्मिलित हुए। अधिवेशन में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ उनका संबंध धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभावों से अलग सभी भारतीयों से था। अब देखिए उदारवादी कांग्रेस व कार्यप्रणाली, हम यहाँ देखेंगे जो कांग्रेसी व्यक्ति थे वो कितने उदारवादी थे और उनकी कार्यप्रणाली क्या थी। ये कब से कब तक चली, 1885 से 1905 तक। अपने स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियाँ अपनाई। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी के अनुसार कांग्रेस का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को आपस में परिचित कराना और भारत की जनता को साझे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एकजुट करना था। कांग्रेस की आरंभिक मांगें थी, देखो कांग्रेस ने क्या क्या मांगे रखी थी शुरू में। प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। दूसरा था भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। शिक्षा का प्रचार प्रसार। फिर 4th नंबर देखिए भारत का औद्योगिक विकास। फिर 5th में आता है किसानों को कर्ज में राहत और 6वां आता है हथियार कानून में संशोधन। ये किसके थे, जो अंग्रेजी कांग्रेस जो है ना मांग थी उन्होंने अपनी प्रारंभिक ये मांगे रखी हुई थी। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला सयानी, आनंद चाटलू, शंकरन नायर, रमेश चंद्र दत्त जैसे कांग्रेस के नेताओं को विश्वास था कि जब भी ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगों के औचित्य पर विश्वास हो जाएगा वे मांगें मान ली जाएंगी। देखिए बने हुए ना चित्र, ये 40 ये कौन है, दादा भाई नौरोजी और ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। फिर देखते हैं बंगाल विभाजन। शुरू में पढ़े ना हमने 1905 में हुआ था और उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड कर्जन थे, है ना, जब बंगाल का विभाजन हुआ था।
तो देखिए हम चलते हैं कहाँ, बंगाल विभाजन की ओर। ये कब हुआ था? 1905 में। लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया। उसका सबसे अविवेकपूर्ण कार्य बंगाल का विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा सम्मिलित थे। उस टाइम पे जब बंगाल प्रांत था उसमें कौन कौन था? बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, ये सब एकत्रित थे, यानी शामिल थे एक ही उसमें प्रांत में। कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। वह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। अतः उसने 1905 ईस्वी में बंगाल का 2 भागों में विभाजन कर दिया। इसका पूर्वी प्रांत मुस्लिम बहुल बनाया गया और पश्चिमी भाग हिंदू बहुल, यानी जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे उनको अलग कर दिया गया और जहाँ हिंदू ज़्यादा थे उनको अलग कर दिया गया। इस विभाजन का घोर विरोध हुआ। फिर देखिए कांग्रेस में उग्रवाद का उदय। उग्रवाद मीन्स एक दूसरे के विरोधी तैयार हो गए, है ना, उकसाने वाले तैयार हो गए, लड़ाई कराने वाले। कांग्रेस अधिवेशनों में सरकार की आलोचना धीरे धीरे बढ़ने लगी और उग्र मांगें रखी जाने लगीं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में एक वक्ता ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होना चाहिए। पर क्या हम अपना शासन स्वयं कर रहे हैं? नहीं। क्या हम एक अप्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे हैं? हाँ, ये सब किसने बोला? जनता ने बोला इनसे, है ना। जब कांग्रेस में ऐसे विचार पनपने लगे तब सरकार उसकी विरोधी हो गई। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गई, गर्म दल एवं नरम दल। इस नई प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण राष्ट्रवाद आंदोलन ने सरकार से केवल प्रार्थना करने की परंपरा छोड़ दी। इन नई, यानी अब जैसे अपन लोग किसी चीज़ को मांगने के लिए रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे, अब उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी। क्या? वो अब से जो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही थी वो लड़ाई के जरिए प्राप्त करना था। वही होता है उग्रवाद। नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने के लिए उन्होंने देश के अतीत का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता का उद्देश्य होना चाहिए स्वराज प्राप्त करना। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके लिए जनता में काम करना और राजनीतिक आंदोलनों में जनता को सहभागी बनाना जरूरी था। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के इस नए समूह का प्रवक्ता बना। इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति और शिवजी उत्सवों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए। कांग्रेस ने अपने आरंभ के 20 वर्षों में व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए लोगों को एकजुट करने का काम किया। बाद के वर्षों में यह एकता अधिक मजबूत हुई और उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो गए। आरंभ में जिस आंदोलन में समाज के केवल छोटे वर्ग सक्रिय थे, वह लाखों लोगों का ऐसा आंदोलन बन गया जिसका लक्ष्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गई, गर्म दल एवं नरम दल। इस प्रकार गर्म पंथ नामक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। फिर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। फिर देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। अंग्रेजों ने देश में एकता की भावना के विकास को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। अंग्रेज कहने लगे कि हिंदू और मुसलमानों के हित एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह घोषणा की गई कि अगर शिक्षित मुसलमान अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरियां तथा अन्य विशेष सहायताओं से पुरस्कृत किया जाएगा। गर्म दल के कुछ हिंदू नेताओं ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए धार्मिक विश्वासों वाले उत्सवों का उपयोग किया। इससे अंग्रेज हिमायती मुसलमानों को यह कहने का मौका मिला कि राष्ट्रीय आंदोलन केवल हिंदुओं का आंदोलन है। सरकार ने सांप्रदायिक राजनीति को जो बढ़ावा दिया उसका ज्ञान मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले हुई घटनाओं से होता है। आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला, जिसमें एक महत्वपूर्ण नेता ढाका के नवाब अली मुल्लाह थे। ढाका के नवाब सली मुल्लाह थे। वायसराय ने इस शिष्टमंडल का उत्साह बढ़ाया। अंग्रेजों का प्रोत्साहन प्राप्त कर इन नेताओं ने
30 दिसंबर 1906 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। लीग के उद्देश्य थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना और सरकार की नीतियों के बारे में उनके मन में अगर कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करना। फिर दूसरा पॉइंट था इसका, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के समक्ष रखना। तीसरा पॉइंट था, लीग ने दूसरे उद्देश्यों पर अडिग रहते हुए दूसरे समुदाय के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। लीग द्वारा शासन के प्रति वफादारी की भावना जगाने के बाद भी अनेक मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कई मुस्लिम नेता प्रसिद्ध हुए। इन सभी नेताओं ने राष्ट्रीयता का प्रचार किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अखबार अल हिलाल की और मौलाना मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कामरेड और उर्दू में हमदर्द पत्रिका को प्रारंभ किया, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख जगाने के लेख होते थे। ये देखिए कौन बने हुए हैं चित्र में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। कांग्रेस का विभाजन, देखिए यहाँ सूरत अधिवेशन के बारे में बताया जाएगा। ये कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। तो नरम दल और गरम दल के नेताओं के मतभेद बढ़ते जा रहे थे। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की कुशलता के कारण दोनों दलों में संघर्ष होने से रुक गया था, लेकिन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के अवसर पर दोनों में गंभीर मतभेद हो गया। इस वर्ष सभापति के लिए रास बिहारी बोस चुने गए, जबकि गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को सभापति बनाना चाहते थे। इसी कारण दोनों में विवाद हो गया और तिलक तथा उनके साथी कांग्रेस से पृथक कर दिए गए। कांग्रेस से अलग होकर भी तिलक का सम्मान पूर्ववत रहा और वे निरंतर अपने संघर्षवादी विचारों का प्रचार करने लगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल वालों का अधिक दमन होने लगा। लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके 1907 ईस्वी में वर्मा निष्कासित कर दिया गया और वर्ष के अंत में रिहा किया गया। 1908 ईस्वी में तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए वर्मा निष्कासित कर दिया गया। अब देखिए गांधी जी का राजनीति में प्रवेश। भारतीय जनता के स्वतंत्रता के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम नेता थे मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, जो कौन है? हमारे बापूजी। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। आधुनिक भारत में गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का करीब 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। वे भारतीय जनता में महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हो। फिर इनका देखिए प्रारंभिक जीवन, महात्मा गांधी का हम प्रारंभिक जीवन जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां से अश्वेतों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। उसी दौरान उन्होंने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना तरीका विकसित किया। इसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के कष्ट तथा दंड भोगने के तथा जेल जाने के लिए तैयार रहता है। अत्याचार के विरुद्ध यह बुनियादी तौर पर एक अहिंसात्मक आंदोलन था। फिर देखिए चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, ये सभी किनके द्वारा किए गए थे? गांधी जी द्वारा। 1917 ईस्वी में और 1918 ईस्वी के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गुजरात का नेतृत्व किया। ये संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। कौन सी शताब्दी लिखी हुई है इधर? 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। अंग्रेज नील उगाने वाले भारतीय किसानों पर भारी अत्याचार करते थे। इन किसानों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए। वहां उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, किंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना। उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए उसका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर किया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात आंदोलन ने संघर्ष के गांधीवादी तरीकों को आजमाने और गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक आने का अवसर दिया। फिर देखते हैं समाज सुधार। सामाजिक सुधारों को गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाया। समाज सुधार
के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान छुआछूत की उस अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाना था जिसने लाखों भारतीयों को अत्यंत निम्न स्थिति में पहुंचा दिया था। उनका दूसरा योगदान कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में था। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बताया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, हाँ, वर्मा नाम था राजधानी का, भरने के अलावा लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सांप्रदायिकता को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय समझते थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की स्वतंत्रता करने के लिए प्रयास करते रहे। फिर देखिए होम रूल आंदोलन। श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी से संबद्ध रहीं। तिलक 1914 ईस्वी में बर्मा के कोई निर्वासित जीवन से मुक्त हुए और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्ति था। इस आंदोलन के महत्व का उल्लेख करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। होम रूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर, सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, भूलाभाई देसाई आदि सदस्य थे। फिर देखिए दमन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने अपने तरीके से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार किया। इन दोनों के भाषणों का लोगों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार बेचैन हो गई और उसने इन दोनों नेताओं के प्रभाव को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए। आंदोलनकारियों का कठोरता से दमन किया। ठीक है, समझ में आया पाठ? तो चलिए यहाँ हमारा पाठ होता है समाप्त। अब हम इसके अगले वीडियो बनाते हैं अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।